रांडा और बॉब बेंस की सफलता की कहानी। द्वारा रांडा और बॉब बेंस। प्रति हार्व एकर। विषय: हम स्वतंत्र महसूस करते हैं जब हम मिलेनियर माइंड इंटेंसिव कोर्स में गए तो हमें दरअसल पता ही नहीं था कि हमें क्या मिलेगा। बहरहाल परिणामों से हम बहुत प्रभावित हुए। सेमिनार में भाग लेने से पहले हमारे सामने पैसे की बहुत समस्याएं थीं। हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हम लगातार कर्ज में डूबे रहते थे और हमें इसका कारण समझ में नहीं आता था। हम अपने क्रेडिट कार्ड का कर्ज पूरा चुका देते थे, आमतौर पर नौकरी से मिले बोनस की वजह से, लेकिन 6 महीने के भीतर दोबारा कर्ज में डूब जाते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हम कितना कमाते थे। हम बहुत कुंठित थे और आपस में बहुत झगड़ते थे। फिर हमने मिलेनियर माइंड सेमिनार में भाग लिया। हार्व की बात सुनते समय मेरे पति और मैं एक दूसरे के पैर थपथपा रहे थे और एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते रहे। हमें ऐसी जानकारी मिली कि हम कहते रहे, कोई हैरानी नहीं, ओह तो ऐसा इसलिए है। अब हर चीज़ समझ में आ गई। हम बहुत रोमांचित थे। हमने सीखा कि वे और मैं पैसे के बारे में कितना अलग अलग सोचते हैं। वे खर्चीले हैं और मैं किफ़ायती हूँ। कितनी भयंकर जोड़ी थी। इस जानकारी के बाद हमने एक दूसरे को दोष देना छोड़ दिया और एक दूसरे को समझना शुरू किया। अंततः हम एक दूसरे को ज़्यादा समझने और प्रेम करने लगे। लगभग 1 साल गुजर चुका है और अब हम पैसे के बारे में बहस नहीं करते। हम तो सिर्फ सीखे हुए सिद्धांतों के बारे में बातें करते हैं। हम अब कर्ज से बाहर निकल चुके हैं। सच तो यह है कि हमारे बचत खाते में पैसे हैं और ऐसा 16 साल से हमारे दाम्पत्य जीवन में पहली बार हुआ है। वाह! अब हमारे पास न सिर्फ भविष्य के लिए पैसा है, बल्कि हमने अपने दैनिक खर्च, मौज मस्ती, शिक्षा, मकान के लिए दीर्घकालीन बचत और यहाँ तक कि दान के लिए भी पर्याप्त पैसे बचा लिए हैं। यह जानना अद्भुत है कि हम बिना किसी अपराध बोध के इन क्षेत्रों में पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसी उद्देश्य के लिए पैसे बचाए हैं। हम स्वतंत्र महसूस करते हैं। हार्व, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दौलत की फाइलें। 17 तरीके जिनसे अमीर लोग गरीब 17 तरीके जिससे अमीर लोग गरीब और मध्यवर्गीय लोगों से अलग तरह से सोचते और काम करते हैं। इस पुस्तक के खंड 1 में हमने प्रकटीकरण की प्रक्रिया के बारे में चर्चा की है। याद है ना? विचार भावनाओं की ओर ले जाते हैं, भावनाएं कार्यों की ओर ले जाती हैं और कार्य परिणामों की ओर ले जाते हैं। सब कुछ आपके विचारों से शुरू होता है जो आपके दिमाग में उत्पन्न होते हैं। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारा मस्तिष्क एक तरह से हमारे जीवन का आधार है, लेकिन इसके बावजूद हम में से ज़्यादातर लोगों को जरा भी अंदाज़ा नहीं है कि यह सशक्त उपकरण किस तरह काम करता है। तो आइए एक नज़र डालकर देख लेते हैं कि आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है। अलंकारिक भाषा में कहें तो आपका मस्तिष्क एक बड़े फाइल कैबिनेट से ज़्यादा कुछ नहीं है। वैसी अलमारी जो आपके ऑफिस या घर में होती है, यह अपने अंदर आने वाली सारी जानकारी पर लेबल लगाता है और उसकी फाइल बनाकर फोल्डर में रख देता है ताकि आपके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए उसे निकालने में आसानी हो। क्या आपने सुना है? मैंने यह नहीं कहा कि आपके जीवन को संपन्न बनाने के लिए, मैंने कहा है आपके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए। किसी स्थिति में क्या करना है यह तय करने के लिए आप अपने मस्तिष्क की फाइलों तक पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए आप किसी वित्तीय अवसर के बारे में विचार कर रहे हैं
आप खुद ब खुद धन के लेवल वाली फाइल तक पहुंच जाते हैं और उसके हिसाब से फैसला करते हैं कि क्या करना है। पैसे के बारे में आपके विचार वही हो सकते हैं जो आपके धन की फाइल में पहले से रखे हुए हैं। आप सिर्फ उतना ही सोच सकते हैं क्योंकि आपके मस्तिष्क में उस विषय पर उतनी ही जानकारी मौजूद है। उस समय आप अपने लिए जिसे तार्किक, समझदारी भरा और उचित मानते हैं, उसी के आधार पर फैसला करते हैं। आप अपने हिसाब से सही चुनाव करते हैं। बहरहाल समस्या यह है कि हो सकता है आपका सही चुनाव सफल चुनाव ना हो। सच तो यह है कि हो सकता है जिसमें आपको समझदारी लग रही हो वह लगातार आपको बहुत खराब परिणाम दे। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि मेरी पत्नी शॉपिंग मॉल में है। मेरे लिए यह कल्पना करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वह एक हरा पर्स देखती है, यह सेल में मिल रहा है और इस पर 25% डिस्काउंट है। क्या मुझे यह पर्स खरीदना चाहिए? यह सवाल लेकर वह तत्काल अपने मस्तिष्क की फाइलों तक जाती है। एक पल के 1000वें हिस्से में उसके दिमाग में रखी फाइलें जवाब लेकर हाजिर हो जाती हैं। तुम पिछले हफ्ते खरीदी हरी जूतियों की मैचिंग के लिए हमारे पर्स की तलाश कर रही थी। इसके अलावा इसका आकार भी बिल्कुल सही है, इसे खरीद लो। जब वह तत्काल चेकआउट काउंटर की ओर भागती है तो उसका मस्तिष्क न सिर्फ इस बात पर रोमांचित होता है कि उसके पास यह सुंदर पर्स होगा, बल्कि उसे गर्व भी होता है कि उसे इस पर 25% डिस्काउंट भी मिला है। उसके दिमाग के हिसाब से इस खरीदारी में बहुत समझदारी है। वह पर्स चाहती है, उसे यकीन है कि उसे इसकी ज़रूरत है और यह इतना अच्छा सौदा है। बहरहाल किसी भी मोड़ पर उसके दिमाग में यह विचार नहीं आया। सच है, यह पर्स सचमुच सुंदर है और माना कि यह अच्छा सौदा है, लेकिन इस समय मुझ पर $3000 का कर्ज है, इसलिए संयम रखना बेहतर होगा। उसके दिमाग में यह विचार इसलिए नहीं आया क्योंकि उसके दिमाग की किसी फाइल में यह बात दर्ज ही नहीं थी। जब आप कर्ज में हो तो आप और ख़रीदारी ना करें कि फाइल उसके दिमाग के कंप्यूटर में कभी इंस्टॉल ही नहीं की गई थी और अस्तित्व में ही नहीं थी, जिसका मतलब है कि यह विकल्प दरअसल विकल्प था ही नहीं। क्या आप मेरे कहने का मतलब समझ गए? अगर आपके दिमाग के कैबिनेट में रखी फाइलें वित्तीय सफलता की समर्थक नहीं हैं तो आप ऐसे ही विकल्प चुनेंगे। वे स्वाभाविक, सहज होंगे और समझदारी भरे लगेंगे, लेकिन अंततः उनसे वित्तीय असफलता या कम से कम दोयमता उत्पन्न होगी। इसके विपरीत अगर आपके दिमाग की फाइलें वित्तीय सफलता की समर्थक हैं तो आप स्वाभाविक ढंग से और अपने आप ऐसे निर्णय लेते हैं जिनसे सफलता मिलती जाती है। आपको इसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। सोचने का आपका स्वाभाविक तरीका सफल परिणाम देगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरह उनके सोचने का समान तरीका भी दौलत पैदा करता है। जब बात पैसे की आती है तो क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आप सहज रूप से अमीर लोगों की तरह सोच सकें? मुझे यकीन है कि आपने इसका जवाब बिल्कुल या इससे मिलता जुलता ही दिया होगा। देखिए, आप ऐसा कर सकते हैं। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, किसी भी परिवर्तन का पहला कदम जागरूकता है। इसका मतलब है कि अमीर लोगों के तरीके से सोचने के लिए पहला कदम यह जानना है कि अमीर लोग किस तरह सोचते हैं। अमीर लोग गरीब और मध्यवर्गीय लोगों से बहुत अलग तरीके से सोचते हैं। वे धन, दौलत, स्वयं, अन्य लोगों और जीवन के लगभग हर पहलू के बारे में अलग तरीके से सोचते हैं। इस पुस्तक के खंड 2 में हम इन्हीं भिन्नताओं पर बातचीत करेंगे और आपकी रिकंडीशनिंग के लिए आपके दिमाग में 17 वैकल्पिक दौलत की फाइलें इंस्टॉल करेंगे।
इंस्टॉल करेंगे, नई फाइलों के साथ नए विकल्प आएंगे। फिर अगर आप कभी गरीब और मध्यवर्गीय लोगों की तरह सोचने लगें तो आप खुद को पकड़ सकते हैं और अपना ध्यान चेतन रूप से उस दिशा में मोड़ सकते हैं जिस तरह अमीर लोग सोचते हैं। याद रखें, बाधक तरीकों से सोचने के बजाय आप खुशी और सफलता बढ़ाने वाले तरीकों से सोचने का चुनाव कर सकते हैं। दौलत का सिद्धांत याद रखें, बाधक तरीकों से सोचने के बजाय आप खुशी और सफलता बढ़ाने वाले तरीकों से सोचने का चुनाव कर सकते हैं। कुछ बातें मैं पहले ही साफ कर देना चाहता हूँ। पहली बात, किसी तरह से किसी प्रकार से मेरा इरादा गरीब लोगों का अपमान करना या उन्हें नीचा दिखाना या उनकी परिस्थितियों के प्रति संवेदनहीन होना नहीं है। मैं यह नहीं मानता कि अमीर लोग गरीबों से बेहतर होते हैं, वे बस ज़्यादा अमीर होते हैं। लेकिन साथ ही मैं यह भी सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि आप तक मेरा संदेश पहुँच जाए, इसलिए मैं अमीरों और गरीबों के बीच के अंतर को अधिकतम रखना चाहता हूँ। दूसरी बात, जब मैं अमीर, गरीब और मध्यवर्गीय लोगों की बात करता हूँ तो मैं उनके पास मौजूद वास्तविक धनराशि या समाज के लिए उनके महत्व के बजाय उनकी मानसिकता का जिक्र कर रहा हूँ। ये लोग किस तरह अलग अलग सोचते और काम करते हैं। तीसरी बात, मैं सामान्यीकरण करने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि सभी अमीर लोग और सभी गरीब लोग वैसे नहीं होते जैसा मैं वर्णन करूँगा। एक बार फिर मेरा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आप हर सिद्धांत के मर्म को समझ लें और उसका इस्तेमाल करें। चौथी बात, ज़्यादातर मामलों में मैं मध्य वर्ग का जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि आमतौर पर मध्यवर्गीय लोगों में अमीर और गरीब मानसिकताओं का मिश्रण होता है। एक बार फिर से मेरा लक्ष्य आपको जागरूक बनाना है कि आप कितनी ऊंचाई पर हैं। अगर आप ज़्यादा दौलत कमाना चाहते हैं तो मेरा लक्ष्य आपको अमीर लोगों की तरह सोचने के लिए जागरूक बनाना है। पांचवी बात, ऐसा लग सकता है कि इस खंड के कई सिद्धांत सोचने के तरीकों के बजाय आदतों और कार्यों से संबंधित हैं। याद रखें, हमारे कई कार्य हमारी भावनाओं से उत्पन्न होते हैं जो हमारे विचारों से उत्पन्न होती हैं। यानी अमीर व्यक्तियों के हर कार्य के पीछे अमीर विचार शैली होती है। अंत में मैं आपसे यह चाहता हूं कि आप जिन्हें सही विकल्प मानते हैं उन्हें छोड़ने के इच्छुक रहें। इससे मेरा मतलब यह है कि आप अपने हिसाब से सही काम करना छोड़ दें क्योंकि आपका तथाकथित सही तरीका ही आपको वहां तक लाया है जहां आप इस वक्त हैं। अगर आप इसी हाल में रहना चाहते हैं तो अपने तरीके पर चलते रहें। बहरहाल, अगर आप इस वक्त अमीर नहीं हैं तो अलग तरीके से विचार करना उचित होगा। खास तौर पर ऐसे तरीके पर जिसे सचमुच अमीर व्यक्ति बताया है और जिसने हजारों लोगों को दौलत की राह पर पहुंचाया है। अब आगे आपकी मर्जी। आप जो अवधारणाएं सीखने वाले हैं वह सरल लेकिन समझदारी भरी हैं। वे वास्तविक दुनिया में वास्तविक लोगों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन कर देती हैं। मैं यह बात कैसे जानता हूँ? मेरी कंपनी पीक पोटेंशियल ट्रेनिंग में हमें हर साल हजारों चिट्ठियाँ और ईमेल मिलते हैं जिनमें लोग बताते हैं कि दौलत की हर फाइल ने किस तरह उनके जीवन का कायाकल्प कर दिया है। अगर आप उन्हें सीखते हैं और उन पर अमल करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि वे आपके जीवन का भी कायाकल्प कर देंगी। हर खंड के अंत में आपको यह घोषणा और शारीरिक गतिविधि मिलेगी जो उसे आपके शरीर पर लंगर बनाकर छोड़ देगी। आपको इस दौलत की फाइल को आत्मसात करने के लिए कुछ कार्य भी करने होंगे जो हमने बताए हैं। यह अनिवार्य है कि आप हर फाइल को अपने जीवन में जल्दी संभव हो अमल में लाएं ताकि ज्ञान शरीर और मन के हर हिस्से तक पहुंचकर स्थायी परिवर्तन उत्पन्न कर सके।
ज़्यादातर लोग समझते हैं कि हम आदतों के गुलाम होते हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि दरअसल दो तरह की आदतें होती हैं, करने वाली आदतें और ना करने वाली आदतें। आप इस वक्त जो काम नहीं कर रहे, आप में उसे ना करने की आदत है। ना करने वाली आदतों को करने वाली आदतों में बदलने का इकलौता तरीका उन कामों को करना है। पढ़ने से आपको मदद मिलेगी, लेकिन जब आप पढ़ने से करने पर पहुंचते हैं तो यह एक बिल्कुल ही अलग दुनिया होती है। अगर आप सफलता को लेकर सचमुच गंभीर हैं तो इसे साबित करें और जिन कामों को करने की सलाह दी गई है उन्हें करके दिखाएं। दौलत की फाइल 1। अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाता हूँ। गरीब लोग मानते हैं ज़िंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती हैं। अगर आप दौलत उत्पन्न करना चाहते हैं तो यह मानना अनिवार्य है कि आप अपने जीवन, खास तौर पर अपने वित्तीय जीवन के स्टीयरिंग व्हील पर बैठे हैं। अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं तो इसका मतलब यह है कि अपने जीवन पर आपका बहुत कम नियंत्रण है या नियंत्रण है ही नहीं, और इसलिए अपनी वित्तीय सफलता पर भी आपका बहुत कम नियंत्रण है। यह नियंत्रण है ही नहीं, यह अमीरों का नज़रिया नहीं है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आम तौर पर गरीब लोग ही लॉटरी खेलने के लिए बहुत सा पैसा लगाते हैं? वे सचमुच मानते हैं कि उनके पास दौलत आने का तरीका यही है कि कोई बक्से में से उनके नाम की पर्ची उठा ले। वे शनिवार की रात को टीवी से चिपके रहते हैं और लॉटरी का ड्रा देखते रहते हैं ताकि अगर उस सप्ताह दौलत उन पर मेहरबान हो तो उन्हें दिख जाए। निश्चित रूप से हर व्यक्ति लॉटरी जीतना चाहता है और अमीर लोग भी कभी कभार मज़े के लिए लॉटरी खेल लेते हैं, लेकिन पहली बात, वे लॉटरी टिकटों पर अपनी आधी तनख्वाह खर्च नहीं करते, और दूसरी बात, लॉटरी जितना दौलत बनाने की उनकी मूल रणनीति नहीं होती। आपको यह यकीन करना होगा कि धन और सफलता के मामले में आप ही अपनी सफलता का निर्माण करते हैं। आप ही अपनी दोयमता का निर्माण करते हैं और आप ही अपने संघर्ष का निर्माण करते हैं। चेतन या अचेतन रूप से जिम्मेदार आप ही हैं। जीवन में होने वाली घटनाओं की जिम्मेदारी लेने के बजाय गरीब लोग पीड़ित की भूमिका निभाने का चुनाव करते हैं। पीड़ित लोगों का प्रमुख विचार अक्सर बेचारा मैं होता, इसलिए इरादे के नियम के कारण पीड़ित लोगों को यही मिलता है, वे बेचारे ही बने रहते हैं। ध्यान दें, मैंने कहा था पीड़ित की भूमिका निभाना, मैंने यह नहीं कहा था कि वे पीड़ित हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति पीड़ित है। मैं मानता हूँ कि लोग पीड़ित की भूमिका इसलिए निभाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि इससे उन्हें कुछ मिलता है। इस बारे में हम कुछ समय बाद ज़्यादा विस्तार से बात करेंगे। आपको कैसे पता चल सकता है कि लोग पीड़ित की भूमिका अदा कर रहे हैं? इससे 3 स्पष्ट संकेत होते हैं। इन संकेतों के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यह एहसास दिलाना चाहता हूँ कि मैं पूरी तरह समझता हूँ कि इस पुस्तक के किसी भी पाठ का इन संकेतों से कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन शायद आप ऐसे किसी व्यक्ति को करीब से जानते हो, चाहे जो हो। मेरी सलाह है कि आप इस खंड को बहुत ध्यान से पढ़ें। पीड़ित का संकेत, दोष मढ़ना। वे अमीर क्यों नहीं हैं? इस बात पर ज़्यादातर पीड़ित दोष मढ़ने के खेल में बहुत माहिर होते हैं। इस खेल का उद्देश्य यह है कि आप कितने सारे लोगों और परिस्थितियों को दोषी ठहरा सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पीड़ित खुद की तरफ देखते तक नहीं, कम से कम इसमें पीड़ितों को मज़ा आ जाता है।
बहरहाल यह दोषारोपण उन लोगों के लिए बहुत मज़ेदार नहीं होता जो दुर्भाग्य से उनके आसपास रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पीड़ितों के करीब रहने वाले लोग आसान निशाने बन जाते हैं। पीड़ित व्यक्ति अर्थव्यवस्था को दोष देते हैं, वे सरकार को दोष देते हैं, वे शेयर बाज़ार को दोष देते हैं, वे अपने ब्रोकर को दोष देते हैं, वे अपने बिजनेस के प्रकार को दोष देते हैं, वे अपनी कंपनी के मालिक को दोष देते हैं, वे अपने कर्मचारियों को दोष देते हैं, वे अपने मैनेजर को दोष देते हैं, वे हेड ऑफिस को दोष देते हैं, वे अपने अपलाइन या डाउनलाइन को दोष देते हैं, वह कस्टमर सर्विस को दोष देते हैं, वे शिपिंग डिपार्टमेंट को दोष देते हैं, वे अपने पार्टनर को दोष देते हैं, वे अपने जीवन साथी को दोष देते हैं, वे ईश्वर को दोष देते हैं और जाहिर है वे हमेशा अपने माता पिता को दोष देते हैं। हमेशा कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति या परिस्थिति होती है जिसे दोषी ठहराया जाता है। समस्या उनके अलावा किसी भी चीज़ या व्यक्ति में हो सकती है। पीड़ित का संकेत, खुद को सही ठहराना। अगर पीड़ित किसी दूसरे पर दोष नहीं मढ़ रहे हैं तो अक्सर आप पाएंगे कि वे अपनी स्थिति में खुद को सही ठहरा रहे हैं या तर्क दे रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं। पैसा सचमुच महत्वपूर्ण नहीं है। अब मैं आपसे यह सवाल पूछता हूँ, अगर आप कहते हैं कि आपका पति या आपकी पत्नी, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, पार्टनर या दोस्त महत्वपूर्ण नहीं है, तो क्या उनमें से कोई आपसे आपके आसपास ज़्यादा समय तक रहेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता, इसलिए पैसा भी आपके पास नहीं रहता। मेरे सेमिनारों में कुछ प्रतिभागी हमेशा मुझसे कहते हैं, आप जानते हैं हर पैसा सचमुच इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मैं सीधे उनकी आंखों में देखकर कहता हूँ, आप कड़के हैं, ठीक है ना? वे आमतौर पर अपने पैरों की तरफ देखने लगते हैं और खीसे निपोरकर इस तरह का जवाब देते हैं, देखिए इस वक्त मेरे सामने कुछ आर्थिक कठिनाइयां हैं, लेकिन मैं बीच में ही उनकी बात काट देता हूँ। नहीं, यह इस वक्त की बात नहीं है, यह हमेशा की बात है। आप हमेशा कड़के या इसके करीब रहे हैं। हाँ, यही नहीं, इस बिंदु पर वे आम तौर पर सहमत में सिर हिला देते हैं और वापस अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। अब वे सुनने और सीखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें आखिरकार यह एहसास हो गया कि इस एक धारणा या विश्वास का उनके जीवन पर कितना विनाशक प्रभाव पड़ा है। जाहिर है वे कड़के हैं। अगर आप मोटरसाइकिल को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं तो क्या आपके पास मोटरसाइकिल होगी? जाहिर है नहीं होगी। अगर आप पालतू तोते को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं तो क्या आपके पास पालतू तोता होगा? जाहिर है नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप पैसे को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं तो आपके पास पैसा भी नहीं होगा। आप इस ज्ञान से अपने दोस्तों को हैरान कर सकते हैं। कल्पना कीजिए आप अपने दोस्तों से बातचीत कर रहे हो और वह आपसे कहें पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। आप अपने माथे पर हाथ रखकर ऊपर देखते हैं जैसे आपको आसमान से संदेश मिल रहा हो। फिर आप कहते हैं तुम कड़के हो। इस पर आपका दोस्त सदमे में बेशक पूछेगा तुम्हें कैसे पता चला? फिर आप अपनी हथेली फैलाकर जवाब देते हैं तुम और क्या जानना चाहते हो? परामर्श शुल्क $50 है। मैं इसे साफ साफ अंदाज में बता रहा हूँ। जो भी कहता है कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है उसके पास पैसा होता ही नहीं है। अमीर लोग पैसे के महत्व और समाज में इसके स्थान को अच्छी तरह से समझते हैं। दूसरी तरफ गरीब लोग अपनी वित्तीय अकुशलता को तार्किक साबित करने के लिए तरह तरह की अतार्किक तुलना करते हैं। वे बहस करते हैं, देखिए पैसा प्रेम जितना महत्वपूर्ण नहीं है। अब यह तुलना मूर्खतापूर्ण है या नहीं? ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, आपका हाथ या पैर? शायद दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। सुनिए दोस्तों, पैसा उन क्षेत्रों में बेहद महत्वपूर्ण है जिनमें यह काम करता है और उन क्षेत्रों में बहुत महत्वहीन है जिनमें यह काम नहीं करता।
और हालांकि हो सकता है प्रेम से दुनिया चलती हो, लेकिन निश्चय रूप से प्रेम किसी अस्पताल, चर्च या मकान की इमारत का भुगतान नहीं कर सकता या किसी को भरपेट भोजन भी नहीं खिला सकता। दौलत का सिद्धांत। पैसा उन क्षेत्रों में बेहद महत्वपूर्ण है जिनमें यह काम करता है, और उन क्षेत्रों में बहुत महत्वहीन है जिनमें यह काम नहीं करता। अब भी यकीन नहीं है? प्रेम से अपने बिलों का भुगतान करने की कोशिश करके देखें। अब भी यकीन नहीं है तो बैंक जाकर कुछ प्रेम जमा करने की कोशिश करें और फिर देखें क्या होता है। मैं आपको इस मुसीबत से बचा लेता हूँ। टेलर आपकी ओर ऐसे देखेगी जैसे आप पागलखाने से भाग कर आए हों और सिर्फ एक शब्द चिल्लाएगी, सिक्योरिटी। कोई भी अमीर व्यक्ति यह नहीं मानता कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, और अगर मैं आपको यकीन दिलाने में असफल रहा हूँ और आप अब भी यही मानते हैं कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, तो मेरे पास आपके लिए 3 शब्द हैं। आप कड़के हैं और तब तक रहेंगे जब तक कि आप अपने वित्तीय ब्लूप्रिंट से इस नकारात्मक फाइल को मिटा नहीं लेंगे। पीड़ित संकेत 3। शिकायत करना। शिकायत करना वह सबसे बुरी चीज़ है जो आप अपनी सेहत या दौलत के लिए कर सकते हैं। सबसे बुरी क्यों? मैं ब्रह्मांड की हर चीज़ पर लागू होने वाले उस नियम में बहुत विश्वास करता हूँ जो कहता है आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ता है। शिकायत करते समय आप किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? अपने जीवन की सही चीज़ों पर या अपने जीवन की गलत चीज़ों पर? जाहिर है आप अपने जीवन की गलत चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और चूंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ता है, इसलिए आपको जीवन में गलत चीज़ों और ज़्यादा मिलती रहेंगी। व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में कई शिक्षक आकर्षण के नियम की बात करते हैं। इसके अनुसार चीज़ें अपने समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। इसका मतलब यह है कि शिकायत करके आप दरअसल अपने जीवन में गलत चीज़ों को आकर्षित कर रहे हैं। दौलत का सिद्धांत। जब आप आदतन शिकायत करते रहते हैं तो आप जीते हैं, जागते हैं, कष्ट आकर्षित करने वाले चुंबक बन जाते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि शिकायत करने वालों की ज़िंदगी आमतौर पर बहुत मुश्किल होती है? ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ गलत हो सकती है वह उन्हीं के साथ होती है। वे कहते हैं जाहिर है मैं शिकायत करता हूँ, देखिए तो सही मेरी ज़िंदगी कितनी गड़बड़ है। अब जब आप बेहतर जान गए हैं तो उनसे कह सकते हैं नहीं, तुम शिकायत करते हो इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी इतनी गड़बड़ है। अपना मुंह बंद रखो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। यहाँ हम एक और काम की बात बता दें। आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आप शिकायत करने वालों के आसपास ना रहें। अगर आपको उनके आसपास रहना ही पड़े तो यह सुनिश्चित करें कि आपके पास फौलाद का छाता हो, वरना गड़बड़ चीज़ें उनके बजाय आपके पास आ जाएंगी। जहाँ तक संभव होता है मैं शिकायत करने वालों से बहुत दूर रहता हूँ, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा संक्रामक होती है। बहरहाल बहुत से लोग शिकायत करने वालों के पास खड़े होकर चाव से उनकी बातें सुनते हैं। क्यों? कारण साफ है, वे किस्सा सुनाने की अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको लगता है कि यह बुरा है, ठहरिए तो सही, ज़रा सुनिए तो सही मेरे साथ क्या हुआ। यहाँ मैं आपको थोड़ी होमवर्क दे रहा हूँ, और मेरा वादा है कि आपकी ज़िंदगी बदल देगा। मैं आपको चुनौती देता हूँ कि अगले 7 दिनों तक आप किसी के बारे में शिकायत ना करें, मुंह के शब्दों से ही नहीं, अपने दिमाग के विचारों में भी। लेकिन आप यह काम पूरे 7 दिन तक करना होगा, क्योंकि हो सकता है शुरुआत में पहले कि कुछ शिकायतें आपके दिमाग में आने लगें। दुर्भाग्य से शिकायतें आमतौर पर प्रकाश की गति से नहीं चलती, वे शिकायतों की गति से चलती हैं, इसलिए उन्हें साफ करने में थोड़ा वक्त लग सकता है। मैंने हज़ारों लोगों को यह चुनौती दी है और
इसके परिणामों से मैं स्वयं हैरान हूँ। उनमें से बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि इस छोटे से अभ्यास से उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल दी है। जब आप अपने जीवन में गड़बड़ चीज़ों की शिकायतें करना छोड़ देंगे और इस तरह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करना छोड़ देंगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप खुद ब खुद देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपका जीवन कितना अद्भुत बन गया। अगर आप शिकायतें करने के आदी हैं तो आप इस वक्त सफलता को आकर्षित करने के बारे में भूल जाएं। ज़्यादातर लोगों के मामले में तो सिर्फ न्यूट्रल तक पहुंचना ही अच्छी शुरुआत होगी। दोष देना, खुद को सही ठहराना और शिकायत करना दवा की गोलियों की तरह है। ये तनाव कम करने वाली गोलियों से ज़्यादा कुछ नहीं है। यह सफलता के तनाव को कम करती है। ज़रा इस बारे में सोचें, अगर कोई व्यक्ति किसी तरह से असफल नहीं हो रहा है तो क्या उसे दूसरों पर दोष मढ़ने, खुद को सही ठहराने या शिकायत करने की ज़रूरत है? जवाब स्पष्ट है, ज़रूरत ही नहीं है। आगे से जब आप खुद को दोष मढ़ते, सही ठहराते हैं या शिकायत करते सुन लें तो तत्काल रुक जाएं। खुद को याद दिलाएं कि आप अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं और हर पल सफलता या असफलता को आकर्षित कर रहे हैं। यह बेहद ज़रूरी है कि आप अपने विचारों और शब्दों का चयन सावधानी से करें। अब आप दुनिया के महानतम रहस्यों में से एक को जानने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? इसे सावधानी से पढ़ें। सच तो यह है कि अमीर पीड़ित जैसी कोई चीज़ नहीं होती। क्या आप इसका मतलब समझ गए? मैं इसे दोबारा कहता हूँ। सच तो यह है कि अमीर पीड़ित जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इसके अलावा सुनेगा कौन? अरे मेरा याट, मेरी याट में एक खरोच आ गई। इस पर लगभग हर व्यक्ति कहता है, किसे परवाह है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड पार्ट 3 कंटिन्यू करती हूँ। परिवर्तन के कदम। जागरूकता। धन दौलत के मामले में अपने माता पिता के आदतों के बारे में विचार करें। लिख लें कि आप किस तरह उनमें से किसके अनुरूप या विपरीत हो सकते हैं। समझ। अपने वित्तीय जीवन पर इससे पड़ने वाले प्रभाव को लिख लें। अलगाव। क्या आप देख सकते हैं कि आप यह जीवन शैली अपने सिर्फ सीखी है और यह आपका सच्चा स्वरूप नहीं है? क्या आप देख सकते हैं कि आपके पास इसी पल बदल जाने का विकल्प मौजूद है? घोषणा। दिल पर हाथ रख कर कहें, पैसे के क्षेत्र में मैं उनका अनुसरण कर रहा था, अब मैं अपना रास्ता खुद चुनता हूँ। अपने सिर को छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। तीसरा प्रभाव। विशिष्ट घटनाएं। हमारी कंडीशनिंग का तीसरा बुनियादी तरीका है विशिष्ट घटनाएं। बचपन में धन दौलत और अमीर लोगों के मामले में आपके अनुभव कैसे थे? ये अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपकी धारणाओं या भ्रमों को आकार देते हैं जिनके अनुरूप आप जी रहे हैं। आइए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक महिला ऑपरेशन थिएटर में नर्स थी। वह मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में भाग लेने आई। जोशी नामक इस महिला की आमदनी तो अच्छी थी लेकिन उसका सारा पैसा खर्च हो जाता था। जब हमने छानबीन की तो उसने बताया कि 11 साल की उम्र में वह अपने माता पिता और बहन के साथ एक चाइनीज रेस्तरां में गई थी। उसके मम्मी डैडी पैसों को लेकर बहस कर रहे थे। उसके डैडी खड़े होकर चिल्ला रहे थे और टेबल पर मुक्का मार रहे थे। उसे याद है कि उसके डैडी का चेहरा लाल हुआ, फिर नीला पड़ा और हार्ट अटैक के कारण वे फर्श पर गिर गए। वह स्कूल की स्विमिंग टीम में थी और उसके पास आपातकालीन चिकित्सा का प्रशिक्षण था।
उसने पिता को बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने उसकी बाहों में दम तोड़ दिया। उस दिन के बाद से जोशी के दिमाग ने पैसे को दर्द के साथ जोड़ दिया। कोई हैरानी नहीं कि अपने दर्द से छुटकारा पाने के लिए वह वयस्क जीवन में अचेतन रूप से अपने सारे पैसे से छुटकारा पा लेती है। वह भी दिलचस्प है कि वह नर्स बनी, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि वह अब भी अपने डैडी को बचाने की कोशिश कर रही है। कोर्स में हमने धन के पुराने ब्लूप्रिंट को पहचानने और बदलने में जोशी की मदद की। आज वह वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनने की राह पर है। अब वह नर्स नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि उसे वह काम पसंद नहीं था। बात सिर्फ इतनी है कि वह गलत कारण से नर्स बन गई। अब वह फाइनेंशियल प्लानर बनकर लोगों की मदद कर रही है। अब वह उन्हें परामर्श देकर यह समझा रही है कि उनके अतीत की प्रोग्रामिंग उनके वित्तीय जीवन के हर पहलू को किस प्रकार प्रभावित करती है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ जो मेरे परिवार का है। जब मेरी पत्नी 8 साल की थी तो सड़क पर आइसक्रीम वाले की घंटी सुनते ही वह भागकर अपनी मम्मी के पास जाती थी और चवन्नी मांगती थी। उसकी माँ जवाब देती थी, बेटा मेरे पास पैसे नहीं, जाकर अपने डैडी से मांगो, सारे पैसे डैडी के पास ही रहते। मेरी पत्नी फिर अपने डैडी से पैसे मांगती थी, वे उसे एक चवन्नी दे देते थे। वह अपना आइसक्रीम कोन खरीद लाती थी और खुश हो जाती थी। हर हफ्ते यही घटना होती थी। तो इससे मेरी पत्नी ने पैसे के बारे में क्या सीखा? पहली बात यह कि सारा पैसा मर्दों के पास रहता है। इसलिए जब हमारी शादी हो गई तो आपको क्या लगता है उसने मुझसे क्या मांगा होगा? सही सोचा, पैसा। और मैं आपको बता दूं कि अब वह चवन्नी नहीं मांग रही थी। ना जाने कैसे उसकी मांगें बढ़ गई थीं। उसने दूसरी बात यह सीखी कि औरतों के पास पैसे नहीं रहते। अगर उसकी माँ के पास पैसे नहीं रहते थे तो जाहिर है उसके पास भी नहीं रहने चाहिए। इस विचार को सही बात साबित करने के लिए वह अचेतन रूप से अपने सारे पैसे से छुटकारा पा लेती थी। वह इसके बारे में बिल्कुल नियम से चलती थी। अगर आप उसे $100 देते थे तो वह $100 खर्च करती थी। अगर $200 दे देते थे तो वह $200 खर्च कर देती थी। अगर आप उसे $500 देते थे तो वह $500 खर्च कर देती थी। और अगर आप उसे $1000 देते थे तो वह $1000 खर्च कर देती थी। फिर उसने मेरे एक कोर्स में भाग लेकर लीवरेज की कला सीखी। मैंने उसे $2000 दिए, उसने $1000 खर्च कर दिए। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, देखो प्रिय, लीवरेज का मतलब है कि हमें $10,000 कमाने हैं, खर्च नहीं करने हैं। ना जाने क्यों यह उसकी समझ में नहीं आया। हमारे बीच सिर्फ पैसे को लेकर लड़ाई होती थी। इसकी वजह से हमारी शादी टूटते टूटते बची। हम उस वक्त यह नहीं जानते थे कि पैसे के बारे में हमारे नज़रिए में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मेरी पत्नी के लिए पैसे का मतलब था तात्कालिक खुशी, जैसे आइसक्रीम का आनंद लेने में। दूसरी तरफ मैं इस विश्वास के साथ बड़ा हुआ था कि पैसे का मतलब संग्रह करना ताकि आर्थिक स्वतंत्रता हासिल की जा सके। जहाँ तक मेरा सवाल था, पैसा खर्च करते समय मेरी पत्नी सिर्फ पैसा ही खर्च नहीं कर रही थी, वह तो मनमाफिक जीने की हमारी भावी आर्थिक स्वतंत्रता खर्च कर रही थी। और जहाँ तक उसका सवाल था, उसे खर्च करने से रोकते समय मैं उसकी ज़िंदगी की खुशी छीन रहा था। ईश्वर का शुक्र है कि हमने अपने धन के ब्लूप्रिंट को बदलने का तरीका सीख लिया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने विशेष रूप से अपने खुशहाल रिश्ते के लिए धन का तीसरा ब्लूप्रिंट बनाया। डेबोरा टैमिकॉफ की सफलता की कहानी। डेबोरा टैमिकॉफ, टी हावर्ड एकर, वित्तीय स्वतंत्रता।
हावर आज मेरे पास निष्क्रिय आमदनी के 18 स्रोत हैं और मुझे नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, मैं अमीर बन चुकी हूँ, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरी ज़िंदगी समृद्ध, आनंददायक और सार्थक बन गई। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। पहले पैसा मुझे बोझ लगता था। मैं अपने वित्तीय मामलों का प्रबंधन अजनबियों को सौंप देती थी ताकि मुझे इसकी मेहनत ना करनी पड़े। पिछली बार शेयर बाजार के लुढ़कने पर मेरी लगभग सारी पूंजी चली गई और मुझे इस बात का जब एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इससे भी बड़ी बात यह कि मैंने अपना आत्मसम्मान खो दिया। डर, शर्म और निराशा से मुझे लकवा सा मार गया। मैं अपने आसपास के हर व्यक्ति से मुँह छिपाने लगी। मैं खुद को सजा देती रही जब तक कि मुझे घसीटकर मिलेनियर माइंड सेमिनार में नहीं ले जाया गया। उस जीवन बदलने वाले वीकेंड में मुझे अपनी शक्ति वापस मिली और मैंने अपनी वित्तीय तकदीर की बागडोर खुद संभाल ली। मैंने दौलत की घोषणाओं को अपनाया और अपनी पिछली गलतियों के लिए खुद को माफ़ कर दिया। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मैं दौलतमंद बनने के हकदार हूँ। और अब मुझे अपने पैसे का प्रबंधन करने में सचमुच मज़ा आ रहा है। मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो चुकी हूँ और जानती हूँ कि मैं हमेशा स्वतंत्र रहूँगी क्योंकि मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। आपको धन्यवाद हार्व, आपको धन्यवाद। क्या यह सब कारगर है? मैं इसे इस तरह से कहना चाहूँगा, मैंने अपने जीवन में 3 चमत्कार देखे हैं। मेरी बेटी का जन्म, मेरे बेटे का जन्म, मेरी पत्नी और मैं अब पैसे के बारे में नहीं लड़ते। आंकड़ों से पता चलता है कि संबंधों के टूटने का सबसे बड़ा कारण पैसा है। धन संबंधी झगड़ों के पीछे सबसे बड़ा कारण पैसा नहीं बल्कि लोगों के अलग अलग ब्लूप्रिंट होते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना ज़्यादा या कम पैसा, अगर आपका ब्लूप्रिंट सामने वाले व्यक्ति के ब्लूप्रिंट से मेल नहीं खाता है तो आप मुश्किल में हैं। यह विवाहित लोगों के लिए भी सही है, डेटिंग पर जाने वाले जोड़ों के लिए भी, पारिवारिक रिश्तों और यहाँ तक बिजनेस के सहयोगियों में भी। समझने की बात यह है कि दिक्कत पैसे की नहीं है, दिक्कत ब्लूप्रिंट की है। जब आप अपने पार्टनर के धन के ब्लूप्रिंट को पहचान लेते हैं तो आप ऐसा तरीका खोज सकते हैं जो आप दोनों के लिए काम करता हो। आप इस बारे में जागरूक रहकर शुरुआत कर सकते हैं कि शायद आपके पार्टनर की दौलत की फाइलें आप जैसी ना हो। इस बारे में बुरा मानने के बजाय समझने की कोशिश करें। यह पता लगाने की पूरी कोशिश करें कि पैसे के क्षेत्र में आपके पार्टनर के लिए क्या महत्वपूर्ण है। उसकी प्रेरणा और डर को जानें। इस तरह आप फलों के बजाय जड़ों को देखेंगे और आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाएगी, वरना कोई रास्ता ही नहीं है। आप जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें सीखेंगे अगर आप मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में भाग लेने का फैसला करते हैं, उनमें से एक यह है कि अपने पार्टनर के धन के ब्लूप्रिंट को कैसे पहचानें और आप दोनों अपने लिए बिल्कुल नया ब्लूप्रिंट कैसे तैयार कर सकते हैं जो आप दोनों की मनचाही चीज़ तक पहुंचने में आपकी मदद करें। अगर आप यह कर लेते हैं तो यह किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादातर लोगों को दुख के एक बहुत बड़े कारण से छुटकारा मिल जाता है। परिवर्तन के कदम, विशिष्ट घटनाएं। आप अपने पार्टनर के साथ यह अभ्यास कर सकते हैं। साथ बैठकर धन संबंधी अपने अपने विचारों पर चर्चा करें। आपने बचपन में क्या सुना था, आपने परिवार में बड़ों को क्या करते देखा और आपके साथ कौन सी भावनात्मक घटनाएं हुई थी।
इसके साथ ही यह भी पता लगाएं कि आपके पार्टनर के लिए पैसे का दरअसल मतलब क्या है। क्या यह खुशी है, स्वतंत्रता है, सुरक्षा है या प्रतिष्ठा है। इससे आपको एक दूसरे के दौलत के वर्तमान ब्लूप्रिंट को पहचानने में मदद मिलेगी और आप इस क्षेत्र में आपसी असहमत का कारण भी पता कर सकते हैं। इसके बाद यह चर्चा करें कि आज आप अलग अलग व्यक्तियों के रूप में नहीं बल्कि पार्टनर के रूप में क्या चाहते हैं। पैसे और सफलता के बारे में अपने नज़रिए और आम लक्ष्यों पर मिलकर फैसला करें। फिर उन नज़रियों और कार्यों की सूची बनाएं जिनके अनुरूप आप जीने के लिए राजी होते हैं। उन्हें लिख लें, उन्हें दीवार पर चिपका लें और अगर कभी कोई बहस हो तो नरमी से सामने वाले को याद दिलाएं कि जब आप भावुक नहीं, निष्पक्ष थे और धन के अपने पुराने ब्लूप्रिंट की गिरफ्त में नहीं थे तो आपने मिलकर क्या फैसला किया था। जागरूकता, पैसे से संबंधित बचपन की किसी विशिष्ट भावनात्मक घटना के बारे में सोचें। समझ, लिख लें कि इस घटना ने आपके वर्तमान वित्तीय जीवन को किस तरह प्रभावित किया होगा। अलगाव, क्या आप देख सकते हैं कि यह चीज़ आपने सिर्फ सीखी है और यह आपके मूलभूत स्वरूप में शामिल नहीं है। क्या आप देख सकते हैं कि वर्तमान पल में आपके पास बदलने का विकल्प है। घोषणा, दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं अतीत के अपने धन संबंधी नकारात्मक अनुभवों को छोड़ता हूँ और एक नया व समृद्ध भविष्य बनाता हूँ। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। तो आपका धन का ब्लूप्रिंट कहाँ निर्धारित है। अब मिलियन डॉलर वाले सवाल का जवाब देने का समय है। धन और सफलता का आपका वर्तमान ब्लूप्रिंट कैसा है और यह अवचेतन रूप से आपको किन परिणामों की ओर ले जा रहा है। सफलता, द्वैमता या वित्तीय सफलता, ब्लूप्रिंट इन तीनों में कहाँ निर्धारित है। आपकी प्रोग्रामिंग आर्थिक संघर्ष के लिए हुई है या आर्थिक संपन्नता के लिए। आप अपने धन के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं या फिर आराम से काम कर रहे हैं। आपकी कंडीशनिंग नियमित स्थायी आमदनी के लिए हुई है या फिर अनियमित अस्थायी आमदनी के लिए। आप उतार चढ़ाव का सिलसिला जानते हैं। पहले तो पैसा आपके पास होता है, फिर नहीं होता, फिर होता है, फिर नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे उतार चढ़ाव बाहरी संसार के परिणाम हैं। मिसाल के तौर पर, मुझे अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई लेकिन फिर कंपनी दिवालिया हो गई। फिर मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और स्थिति बहुत अच्छी दिख रही थी लेकिन बाज़ार ठंडा पड़ गया। मेरा आजकल बिजनेस बेहतरीन चल रहा था लेकिन तभी मेरा पार्टनर छोड़कर चला गया। आदि। मूर्ख न बने, यह आपके ब्लूप्रिंट का किया धरा है। आपकी प्रोग्रामिंग कितनी आमदनी की है। ऊंची आमदनी, मध्यम आमदनी या कम आमदनी। क्या आप जानते हैं कि हम में से कई लोगों की प्रोग्रामिंग असली डॉलर की धनराशि में हुई है। क्या आपकी प्रोग्रामिंग हर साल 2000 से 3000 डॉलर कमाने के लिए हुई है, 40,000 से 60,000 डॉलर, 75,000 से 1 लाख डॉलर, 1,50,000 से 2 लाख डॉलर, हर साल 25,000, 2,50,000 या उससे ज़्यादा। कुछ साल पहले हमारे 2 घंटे के एक संध्याकालीन सेमिनार में एक बेहतरीन पोशाक वाला व्यक्ति बैठा था। सेमिनार पूरा होने के बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या 3 दिन के मिलेनियर माइंड कोर्स से उसे कोई मदद मिल सकती है, क्योंकि वह तो पहले से ही हर साल 5 लाख डॉलर कमा रहा है। मैंने उससे पूछा कि वह 5 लाख डॉलर कब से कमा रहा है। उसने जवाब दिया, लगातार 7 साल से। मैं यही सुनना चाहता था। मैंने उससे कहा कि वह हर साल 20 लाख डॉलर क्यों नहीं कमा रहा। मैंने उसे यह भी बताया कि यह कोर्स उन लोगों के लिए है जो अपनी
पूर्ण वित्तीय संभावना तक पहुंचना चाहते हैं। फिर मैंने उससे इस बारे में सोचने को कहा कि वह आधे $1 मिलियन की धनराशि पर ही क्यों अटका हुआ है। उसने कोर्स में आने का फैसला कर लिया। 1 साल बाद मुझे उसका ईमेल मिला जिसमें लिखा था, कोर्स अविश्वसनीय रूप से फ़ायदेमंद था, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई। अपने धन के ब्लूप्रिंट को दोबारा निर्धारित करते समय मैंने $20 लाख सालाना आमदनी का लक्ष्य रखा, जो हमने पहले सोचा था। मैं इस साल उतनी कमाई कर चुका हूँ, इसलिए अब मैं कोर्स में दोबारा आ रहा हूँ ताकि ब्लूप्रिंट की प्रोग्रामिंग $1 करोड़ के सालाना लक्ष्य पर कर लूँ। मैं यहाँ सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि वास्तविक धनराशि महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण तो यह है कि क्या आप अपनी पूरी वित्तीय संभावना तक पहुँच रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोग यह पूछ सकते हैं, दुनिया में किसी को इतनी दौलत की क्या ज़रूरत। पहली बात तो यह है कि यह सवाल आपकी दौलत के लिए बहुत सकारात्मक नहीं है और इससे साफ पता चलता है कि आपको धन का अपना ब्लूप्रिंट बदल लेना चाहिए। दूसरी बात, यह व्यक्ति इतनी बड़ी धनराशि इसलिए भी कमाना चाहता है क्योंकि वह अधपक्का में एड्स पीड़ितों की मदद करने वाली एक संस्था को बहुत बड़ा दान देना चाहता है। तो यह गलत धारणा छोड़ दे कि अमीर लोग लालची होते हैं। आइए आगे चलते हैं। आपकी प्रोग्रामिंग पैसे बचाने के लिए हुई है या पैसे खर्च करने के लिए? आपकी प्रोग्रामिंग अपने धन के अच्छे प्रबंधन के लिए हुई है या इसके बुरे प्रबंधन के लिए? आपकी प्रोग्रामिंग लाभकारी निवेश खोजने के लिए हुई है या हानिकारक निवेश खोजने के लिए? आप सोच सकते हैं, शेयर बाजार या रियल एस्टेट में मेरे फ़ायदे नुकसान का मेरे ब्लूप्रिंट से क्या लेना देना? ज़रा सोचिए, शेयर या ज़मीन जायदाद कौन चुनता है? आप चुनते हैं। इसे खरीदने का फैसला कौन करता? आप करते हैं। इसे बेचने का फैसला कौन करता? आप करते हैं। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में आपका लेना देना तो है। मेरा सैन डिएगो में लैरी नामक एक परिचित है। पैसे बनाने के मामले में लैरी चुंबक है। उसका ब्लूप्रिंट यकीनन ऊंची आमदनी का है, लेकिन उस पैसे के निवेश के मामले में उसके पास मौत का चुंबन है। वह जिस भी चीज़ में निवेश करता है वह चट्टान की तरह पहाड़ से लुढ़कने लगती है। क्या आप यकीन करेंगे, उसके डैडी के साथ भी बिल्कुल यही समस्या थी। ओह, मैं निवेश संबंधी सलाह लेने के लिए लैरी के करीब संपर्क में रहता हूँ। उसकी सलाह हमेशा आदर्श होती है, आदर्श रूप से गलत। लैरी जो भी सलाह देता है मैं उसका उल्टा काम करता हूँ। मैं लैरी से प्यार करता हूँ। दूसरी तरफ कई लोग पारस पत्थर की तरह होते हैं। वे जिस चीज़ को छू लेते हैं वह सोने में बदल जाती है। पारस पत्थर का स्पर्श और मौत का चुंबन दोनों ही सिंड्रोम धन के ब्लूप्रिंट के प्रकटीकरण पर हैं। ये सबसे ज़्यादा कुछ नहीं, ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं एक बार फिर कहता हूँ, आपके धन का ब्लूप्रिंट आपके वित्तीय जीवन और यहाँ तक कि आपके निजी जीवन को भी प्रभावित करेगा। अगर आप महिला हैं जिसका धन का ब्लूप्रिंट निचले स्तर पर तय है, तो इस बात की संभावना है कि आप इसे पुरुष को आकर्षित करेंगी जिसका ब्लूप्रिंट भी नीचे तय होगा, ताकि आप आर्थिक दृष्टि से अपने आरामदेह दायरे में रह सकें और अपने ब्लूप्रिंट को सही साबित कर सकें। अगर आप पुरुष हैं जिसका ब्लूप्रिंट निचले स्तर पर तय है, तो इस बात की संभावना है कि आप ऐसी महिला को आकर्षित करेंगे जो खर्चीली होगी और आपको अपने सारे पैसे से मुक्त दिला देगी, ताकि आप अपने वित्तीय आरामदेह दायरे में रह सकें और अपने ब्लूप्रिंट को सही साबित कर सकें। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि उनके बिजनेस की सफलता मूलतः उनके बिजनेस योग्यताओं और ज्ञान
या फिर कम से कम बाज़ार में उनकी टाइमिंग पर निर्भर है। मुझे आपको यह बात बताते हुए अफसोस हो रहा है कि यह धारणा कोरी बकवास है, बकवास के सिवाय और कुछ नहीं। आपका बिजनेस कितनी अच्छी तरह चलता है या आपके धन के ब्लूप्रिंट का परिणाम। आपका ब्लूप्रिंट हमेशा सही साबित होगा। अगर आपका ब्लूप्रिंट $1,00,000 की सालाना आमदनी पर तय है तो आपका बिजनेस उतना ही अच्छा चलेगा, ताकि आपको हर साल $1 की आमदनी हो जाए। मान लीजिए आप सेल्समैन हैं और आपका ब्लूप्रिंट $50,000 सालाना आमदनी के लिए तय है। अगर किसी तरह आप कोई बड़ी बिक्री कर लेते हैं जिससे आपको उस साल $90,000 मिल जाते हैं, तो या तो वह बिक्री रद्द हो जाएगी या फिर आपका अगला साल दुर्भाग्यशाली साबित होगा और आपको अपने वित्तीय ब्लूप्रिंट के स्तर पर ले जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप ब्लूप्रिंट $50,000 आमदनी पर तय करते हैं और 2 साल से आप मंदी में चल रहे हैं, तो चिंता न करें, आपको यह सब वापस मिल जाएगा। ऐसा होना ही है, या तो मस्तिष्क और धन का अवचेतन नियम है। इस स्थिति में कोई शायद सड़क के पार पैदल जाते समय बस में टकरा जाएगा और उसे बीमे में पूरे $50,000 मिल जाएंगे। यह आसान है। अगर आपका ब्लूप्रिंट $50,000 पर तय है तो किसी न किसी तरह अंततः आपको यही मिलेगा। तो एक बार फिर आप यह बात कैसे बता सकते हैं कि आपके धन का ब्लूप्रिंट कहाँ पर तय है? इसका एक स्पष्ट तरीका यह है कि आप अपने परिणाम देख लें, अपना बैंक खाता देखें, अपनी आमदनी देखें, अपनी नेट वर्थ देखें, निवेश में अपनी सफलता देखें, बिजनेस में अपनी सफलता देखें कि आपकी फिजूल खर्ची है या मितव्ययी है। देखें कि आप अपने धन का कितना अच्छा प्रबंधन करते हैं। देखें कि आपकी आदतें नियमित हैं या अनियमित हैं। देखें कि आप पैसे के लिए कितनी कड़ी मेहनत करते हैं। अपने उन संबंधों को देखें जिनमें धन शामिल हो। धन मुश्किल से आता है या आसानी से? आप बिजनेस करते हैं या नौकरी? आप एक बिजनेस या नौकरी से लंबे समय तक चिपके रहते हैं या फिर बाकी उछल-कूद करते रहते हैं? आपका ब्लूप्रिंट थर्मोस्टेट तापमान स्थिर रखने वाला यंत्र की तरह होता है। अगर कमरे का तापमान 72 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो इस बात की अच्छी संभावना है कि थर्मोस्टेट 72 डिग्री पर निर्धारित होगा। यह मामला दिलचस्प हो जाता है। क्या यह संभव है कि खिड़की खुली होने और बाहर ठंडक होने के कारण कमरे का तापमान घटकर 65 डिग्री हो जाए? जाहिर है संभव है, लेकिन अंततः क्या होगा? थर्मोस्टेट जीत जाएगा और तापमान को फिर से 72 डिग्री पर ले आएगा। इसके अलावा क्या यह भी संभव है कि खिड़की खुली होने और बाहर गर्मी होने के कारण कमरे का तापमान 77 डिग्री तक पहुंच जाए? निश्चित रूप से यह भी संभव है, लेकिन अंततः क्या होगा? थर्मोस्टेट जीत जाएगा और तापमान को फिर से 72 डिग्री पर ले आएगा। कमरे के तापमान को स्थायी रूप से बदलने का इकलौता तरीका थर्मोस्टेट को दोबारा निर्धारित करना है। इसी तरह अपनी वित्तीय सफलता के स्तर को स्थायी रूप से बदलने का एकमात्र तरीका अपने वित्तीय थर्मोस्टेट यानी अपने धन के ब्लूप्रिंट को दोबारा निर्धारित करना है। दौलत का सिद्धांत। कमरे के तापमान को स्थायी रूप से बदलने का इकलौता तरीका थर्मोस्टेट को दोबारा निर्धारित करना है। इसी तरह अपनी वित्तीय सफलता के स्तर को स्थायी रूप से बदलने का एकमात्र तरीका अपने वित्तीय थर्मोस्टेट यानी अपने धन के ब्लूप्रिंट को दोबारा निर्धारित करना है। आप इसके अलावा जो चाहें आजमाकर देख लें। आप चाहें तो बिजनेस, मार्केटिंग, सेल्स, सौदेबाजी और प्रबंधन का ज्ञान बढ़ा लें। आप चाहें तो रियल एस्टेट या शेयर बाजार के विशेषज्ञ बन जाएं। ये सभी ज़बरदस्त औजार हैं, लेकिन अगर अंदरूनी टूल बॉक्स बड़ी धनराशि उत्पन्न करने और कायम रखने लायक बड़ा और शक्तिशाली नहीं है तो दुनिया के सारे औजार आपके लिए बेकार साबित होंगे। एक बार फिर
साधारण सा गणित है। आपकी आमदनी सिर्फ उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं। सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, धन और सफलता का आपका व्यक्तिगत ब्लूप्रिंट आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगा, यह तब कि आप इसे पहचान और बदल न लें। हम इस पुस्तक के खंड 2 में यही काम करेंगे और मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में तो इससे भी आगे तक जाएंगे। याद रखें, हर परिवर्तन का पहला तत्व जागरूकता है। खुद पर नज़र रखें, सचेत बने, अपने विचारों, डरों, विश्वासों, आदतों, कार्यों और यहाँ तक कि अपनी निष्क्रियताओं पर भी ध्यान दें। खुद को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखें, अपने बारे में पूरा अध्ययन करें। हम में से ज़्यादातर लोग यह मानते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी चुनाव के आधार पर जीते हैं। आमतौर पर ऐसा नहीं होता। भले ही हम सचमुच ज्ञानी हों, लेकिन हम हर दिन सिर्फ कुछ ही चुनाव करते हैं, यानी तब हम वर्तमान पल के प्रति जागरूक होते हैं। ज़्यादातर मामलों में तो हम रोबोट की तरह होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं और अपने अतीत की कंडीशनिंग तथा पुरानी आदतों के हिसाब से जीते हैं। यहीं पर चेतना काम आती। चेतना आपके विचारों और कार्यों का निरीक्षण करती रहती है ताकि आप अतीत की प्रोग्रामिंग के बजाय वर्तमान पल में सही चुनाव करके जिएं। दौलत का सिद्धांत। चेतना आपके विचारों और कार्यों का निरीक्षण करती रहती है ताकि आप अतीत की प्रोग्रामिंग के बजाय वर्तमान पल में सही चुनाव करके जिएं। सचेत रहकर हम अतीत के बजाय वर्तमान के आधार पर जीवन जी सकते हैं। इस तरीके से हम स्थितियों पर उचित प्रतिक्रिया करेंगे और अपनी कुशलताओं के गुणों का पूरी क्षमता से दोहन करेंगे। तब हम घटनाओं पर अनुचित प्रतिक्रिया नहीं करेंगे और अतीत के डरों और असुरक्षाओं से संचालित नहीं होंगे। जब आप चेतन हो जाते हैं तो आप अपनी प्रोग्रामिंग को देखकर उसका विश्लेषण कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यह सिर्फ अतीत में मिली जानकारी है जिस पर आपने उस वक्त यकीन कर लिया था जब आप इतने छोटे थे कि उसका मतलब नहीं जानते थे। आप देख सकते हैं कि यही कंडीशनिंग आपका वर्तमान स्वरूप नहीं है बल्कि आपकी पुरानी सीख है। आप देख सकते हैं कि आप रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि रिकॉर्डर हैं। आप गिलास की सामग्री नहीं बल्कि गिलास हैं। आप सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि हार्डवेयर हैं। हाँ, आनुवंशिकता अपनी भूमिका निभा सकती है और हाँ, आध्यात्मिक पहलू भी काम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामले में दूसरों लोगों की धारणाएं और उनसे मिली जानकारी आपको आकार देती है। जैसे मैंने पहले सुझाव दिया है, ज़रूरी नहीं कि ये धारणाएं सच हैं या झूठ हैं, सही है या गलत हैं। उनकी प्राथमिकताएं चाहे जो हों, मूल रूप में वे ऐसे विचार हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आप तक पहुंचाए गए हैं। यह जानने के बाद आप चेतन रूप से हर ऐसी धारणा को त्यागने का चुनाव कर सकते हैं जो आपकी दौलत के प्रति सकारात्मक न हो। उसकी जगह पर आप कोई सकारात्मक धारणा अपना सकते हैं। अपने कोर्स में हम सिखाते हैं, कोई विचार अपने दिमाग में बिना किराए के नहीं रहता। आपके मन में आने वाला हर विचार या तो निवेश होगा या खर्च होगा, या तो आपको खुशी और सफलता की ओर ले जाएगा या फिर उससे दूर ले जाएगा, या आपको या तो सशक्त बनाएगा या फिर अशक्त बनाएगा। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने विचार और धारणाएं समझदारी से चुनें। यह अच्छी तरह समझ लें कि आपके विचार और धारणाएं आपकी वास्तविक पहचान है। यह भी ज़रूरी नहीं है कि वे आपका भला करते हैं, हालांकि वे आपको कीमती लग सकते हैं, लेकिन उनका उससे ज़्यादा महत्व और अर्थ नहीं है जो आप उन्हें देते हैं। किसी चीज़ का कोई अर्थ नहीं है सिवाय उस अर्थ के जो आप उसे देते हैं। याद करें, इस पुस्तक के शुरू में मैंने आपको यह सुझाव दिया था कि आप मेरे कहे एक शब्द पर भी भरोसा ना करें। देखिए, अगर आप सचमुच अपने जीवन को आसमान में ले जाना चाहते हैं तो आप अपने खुद के एक शब्द पर भी भरोसा ना करें, और अगर तत्काल ज्ञान चाहते हैं तो
तो अपने सोचे एक भी विचार पर भरोसा न करें। बहरहाल अगर आप ज़्यादातर लोगों की तरह हैं तो निश्चित रूप से आपकी कुछ धारणाएं होंगी। इनमें से ऐसी धारणाओं को अपनाएं जो आपको फ़ायदा पहुंचाएं, यानी अमीर धारणाएं। याद रखें, विचार भावनाओं की ओर ले जाते हैं जो कार्यों की ओर ले जाती हैं और कार्य परिणामों की ओर ले जाते हैं। आप अमीर लोगों की तरह सोचने और काम करने का चुनाव कर सकते हैं और इस तरह अमीर लोगों जैसे ही परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। सवाल यह है, अमीर लोग किस तरह सोचते हैं और काम करते हैं। इस पुस्तक के खंड 2 में आपको ठीक यही बताने वाले हैं। अगर आप अपने वित्तीय जीवन को हमेशा के लिए बदलना चाहते हैं तो आगे पढ़ते रहें। घोषणा दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं अपने विचारों की निगरानी करता हूँ और सिर्फ उन्हीं को जगह देता हूँ जिनसे मुझे शक्ति मिलती है। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। थैंक यू।